नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। 1.5 महीना हो गया करीब करीब आप और मैं मिले नहीं, वार्तालाप नहीं हुआ किसी वीडियो के माध्यम से। जो लोग आप में से मिले, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग में से कुछ लोगों ने मैसेज करा, आप में से जो लोग पर्सनली मिले उन लोगों ने भी पूछा, जो लोग जानते हैं जिनके पास फ़ोन नंबर है उन लोगों ने फ़ोन करके भी पूछा कि क्यों नहीं आ रही हैं वीडियोस। तो कारण ये था, मैं आपको सबको बताया मैंने, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। मेन कारण था कि मेरे एग्जामिनेशंस चल रहे थे स्कूल में, तो उसमें बिजी होने के कारण वीडियो में टाइम जाता है, तो इस वजह से नहीं बना पा रहा था। और भी कई छोटे मोटे कुछ काम थे, इस वजह से करीब 1.5 महीने में वीडियोस नहीं बना पाया। लेकिन अब उस पुराने क्रम पर मैं वापस लौटूंगा। आज डॉटर्स डे है, तो डॉटर्स डे स्पेशल आज हम लोगों ने रखा। वुमेन्स हर फील्ड में आगे जा रही हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं, भारत की अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने महिला प्रधानमंत्री देखी इंदिरा गांधी जी के रूप में। एक जब भी टॉप अगर प्रधानमंत्रियों की सूची बनेगी तो उसमें इंदिरा गांधी का नाम जरूर आएगा। लेडी डॉन भी उनको बोला जाता था। वुमेन राष्ट्रपति भी हम लोगों ने देखी, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के रूप में। वो भी काफी, उनकी भी एक रिकॉर्ड्स हैं कि पूरे देश में अगर किसी ने सबसे ज्यादा डेथ पेनल्टीज पे साइन किए हैं तो वो प्रतिभा पाटिल जी ने किए हैं। आईएएस अधिकारी हम लोगों ने वुमेन्स देखी हैं, आईपीएस अधिकारी हम लोगों ने वुमेन्स देखी हैं, काफी सारे देखे हैं। पहली की अगर मैं बात करूं आईपीएस अधिकारी तो श्रीमती किरण बेदी, हम सब नाम उनका परिचित है, तो वो थी। एनडीए में भी अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि अब एनडीए में भी जो वुमेन्स हैं वो अलाउड कर दी जाएंगी। तो हर फील्ड में वुमेन्स आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आज भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन थोड़ी कम है, और एक पोस्ट है जिस पर आज तक कोई भी वुमेन नहीं पहुंची, और वो कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं, वह पोस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, यानी भारत का प्रमुख न्यायाधीश, सुप्रीम जज। आज तक भारत में कोई भी चीफ जस्टिस वुमेन नहीं हुई है। फील्ड की अगर मैं बात करूं तो जुडिशरी जो फील्ड है, जुडिशरी में अगर मैं आपको कुछ अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा, आपको चल जाएगा पता कि इस पूरे जुडिशरी के फील्ड में बहुत कम वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन है, यानी न्याय व्यवस्था में बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है वुमेन्स का। यह फील्ड आज भी वंचित क्यों है? कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में इस फील्ड से रिलेटेड मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। सुनिएगा जरूर, बड़ी एक बहुत कुछ बातें आप लोगों को इसमें वीडियो में पता चलेंगी। फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आप लोगों को बहुत सारे पता चलेंगे। तो अगर मैं थोड़े से सबसे पहले फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो केवल और केवल चीफ जस्टिस या जज के रूप में ही नहीं, इस पूरे जो लॉ वाला फील्ड है इसमें एक पोस्ट होती है अटॉर्नी जनरल और एक होती है सॉलिसिटर जनरल। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है एक तरीके से आप बोल सकते हैं देश का सुप्रीम वकील। संवैधानिक ये टर्म नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी तौर पर अगर बोलचाल की भाषा में हम बोलना चाहते हैं उसको ये बोल सकते हैं अटॉर्नी जनरल को। केंद्र सरकार के जितने भी आप कह लीजिए केसेस होते हैं जो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट में, वो होता है अटॉर्नी जनरल। अगर केंद्र सरकार को कोई भी राय चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट को वो कानूनी राय देता है। सॉलिसिटर जनरल एक तरीके से अटॉर्नी जनरल का आप कह लीजिए कि वाइज एक पोस्ट नीचे सॉलिसिटर जनरल होता है। एब्सेंस अगर अटॉर्नी जनरल की है तो सॉलिसिटर जनरल उसकी जगह काम करेगा। तो आप कह सकते हैं एक तरीके से दूसरा नंबर वकील। इस वक्त की अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं अपने सुप्रीम कोर्ट में, तो 3 वुमेन जजेस, माफ करिएगा 3 नहीं 4 वुमेन जजेस इस वक्त हैं। 3 तो अभी अभी रिक्रूट हुई थी और एक पहले का अपॉइंटमेंट है। जो इस वक्त 3 अभी नई हाल ही में करीब 1 महीने पहले अपॉइंट हुई थी, उनका नाम था जस्टिस बीवी नागरत्न जो कि कर्नाटका से थी, बेला एम त्रिवेदी जो कि गुजरात से थी, और हिमा कोहली ये एक्स चीफ जस्टिस थी तेलंगाना हाई कोर्ट की। इन 3 जजेस का अभी भी रिक्वायरमेंट हुआ, और एक पहले की थी इंदिरा बनर्जी
तो टोटल 4 जजेस इस वक्त हमारे सुप्रीम कोर्ट में हैं एज अ जज, नॉट एज अ चीफ जस्टिस, क्योंकि वही हमारा मुद्दा है कि आज तक कोई भी चीफ जस्टिस क्यों नहीं बना। आर्टिकल 124(1) बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 124(1) कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए और उसका एक सीजीआई होना चाहिए, बस। 124(2) आर्टिकल जो है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और एक कोलेजियम होता है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, जिसमें सीजीआई भी होते हैं। सीजीआई की अगर मैं बात करूं तो सीजीआई बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? सीजीआई जनरली वो बनता है, संविधान में नहीं लिखा लेकिन एक व्यवहारिक रूप में आप कह लीजिए इसको, जो कि बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है हमारे देश में, कि चीफ जस्टिस जो सीनियर मोस्ट जजेस होता है सुप्रीम कोर्ट का, वह चीफ जस्टिस जनरली बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर जज किसी को बनना है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। अब रोड पे जो आदमी चल रहा है उसे थोड़ी ना बोल लेंगे भाई उठ तेरे को जज बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। तो 5 साल एज अ हाई कोर्ट में अगर आपकी जज के तौर पर सिटिंग है, 5 साल हो रखे हैं आपको, 5 से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 5 है। हाई कोर्ट में एज अ जज आपको हो चुके हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं अगर प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस चाहें तो। 10 इयर्स अगर आप जज नहीं हैं तो 10 साल की अगर आपकी एज अ लॉयर प्रैक्टिस है इन एनी ऑफ द हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए बिल्कुल सटीक हैं। या फिर एक और तीसरा क्राइटेरिया है जो कि अभी तक अनयूज्ड क्राइटेरिया है, जिसको अभी तक यूज नहीं करा गया। वह क्राइटेरिया है प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट का। यानी अगर आप ना तो लॉयर हैं प्रैक्टिसिंग, ना आप जज हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं जज बन जाऊं, ऐसा भी हो सकता है अगर राष्ट्रपति चाहें तो, केवल राष्ट्रपति के उस पर हो सकता है ये। लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है कि आप प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट होने चाहिए। अब ये प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट क्या है? प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट का मतलब होता है जिसको लॉ की बड़ी अच्छी नॉलेज हो सकता है वो कोई लॉयर, कोई प्रोफेसर हो जो कि लॉ पढ़ाता हो बहुत लंबे समय से, तो नॉलेज तो उनकी बहुत अच्छी होगी, भले वो जज नहीं है। तो अगर कोई ऐसा नाम बड़ा जिसने कोई योगदान दिया हो लॉ के फील्ड में, राष्ट्रपति को लगता है तो वो उसको एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन आज तक इस क्राइटेरिया से कोई भी नहीं बना है। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं जजेस के तौर पर। अगर मैं नंबर ऑफ जजेस की जल्दी जल्दी बात करता हूं आपसे, तो सुप्रीम कोर्ट की जो नंबर ऑफ जजेस हैं, 2019 में एक बिल आया था जिस बिल का अगर ऑफिशियल नाम मैं आपसे बोलूं तो ऑफिशियल नाम था द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2019। इस बिल के आने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या थी वो थी 30+1। अब आप लोगों का सवाल होगा कि इसने 30+1 क्यों बोला, इसने डायरेक्ट 31 क्यों नहीं बोल दिया? तो इसका कारण है, आपको जब भी लिखा हुआ दिखा होगा तो ऐसे ही दिखा हुआ होगा, कभी 31 नहीं लिखा जाता, क्योंकि 30+1 का मतलब है 30 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस संख्या को बढ़ा के इस बिल के बाद कर दिया गया 33+1, यानी 33 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस। तो अभी टोटल जजेस 34 हैं, जिसमें से 33 नॉर्मल जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस हमारे इंडिया में हैं। अगर मैं वुमेन्स की कंडीशंस की अब बात करूं, जो कि मेन मुद्दा भी है हमारा, तो आज तक भारत के 75 साल आजादी को हो गए, तो 11 केवल 11 वुमेन जजेस हम लोगों को मिली हैं इन सुप्रीम कोर्ट। केवल 11 जजेस आज तक 75 सालों में 11 जज, एक भी चीफ जस्टिस हम लोगों को नहीं मिली। पहली जज जो हमको एज अ वुमेन सुप्रीम कोर्ट में मिली वो थी जस्टिस फातिमा बीवी, जो कि केरला से आती थी, केरला हाईकोर्ट में जज थी। 65 ईयर 65 ईयर एक जज की रिटायरमेंट एज है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है और उसको रिटायरमेंट अगर लेना है तो 65 साल इसकी उम्र है, और हाई कोर्ट के लिए उम्र 62 साल होती है। वुमेन इन बेंच, अगर मैं बात करूं कि क्या क्या इसके आप कह लीजिए कि वुमेन्स के क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। लोअर जुडिशरी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं
तो लोअर जुडिशरी में टोटल हमारे पास जो पूरे देश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उसमें जो टोटल जजेस की संख्या है वह है 15,806 जज। 27.6 मात्र वुमेन्स हैं, 27.6%। हाई कोर्ट में अगर मैं बात करूं तो टोटल जजेस की केवल 10% वुमेन जजेस हैं। अगर में एक एग्जाम होता है लॉ एंट्रेंस क्लेट, आप लोगों में ऐसे अगर बहुतों ने नाम नहीं सुना हो तो एक लॉ के लिए अगर आपको अच्छा लॉ का कॉलेज चाहिए तो क्लेट एक एंट्रेंस होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। फैक्ट बता देता हूं, मैं भी इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूं। अब आप लोग पूछना अगले साल हुआ कि नहीं। तो क्लेट जो है 2019 का जो था उसका एक फैक्ट एंड फिगर था कि जो गर्ल्स हैं और बॉयज हैं उनकी संख्या समान है। तो जब मैंने ये फैक्ट पढ़ा तो मैंने सोचा कि यार लॉ मतलब दोनों कर रहे हैं, जज भी वुमेन भी कर रही हैं और गर्ल्स भी कर रहे हैं, तो जुडिशरी तक पहुंचते पहुंचते हवा फुस कैसे हो जाती है, गर्ल्स पीछे कैसे रह जाती हैं जज पहुंचने तक। तो इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण है लैक ऑफ विल पावर ऑफ कोलेजियम। मतलब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज की नियुक्ति करता है वो करता है एक कोलेजियम। उस कोलेजियम के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मेल्स हैं, जिसमें राष्ट्रपति हैं, हमारे चीफ जस्टिस हैं उस वक्त वह भी मेल हैं, और जो भी जजेस इसमें सीनियर मोस्ट आते हैं वो सारे के सारे मेल्स हैं। तो मेल डोमिनेशन वो है। तो एक नॉर्मल बात रहती है, एक मोटा मोटी, अब कितने भी पोस्ट पर आप पहुंच जाएं, लेकिन ये बात सबके अंदर होती है, ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर हम सब भैया 8 के 8 मेल्स बैठे हैं तो हम एक वुमेन को क्यों कर दें। इसका सोल्यूशन होता है कि ये जो कॉलेजियम होता है इसमें हम लोगों को वुमेन्स को लाना पड़ेगा, यानी सिलेक्शन प्रोसेस में भी वुमेन इंक्लूड हो, तभी तो वुमेन को वो प्रेफर करेंगी। तो एक ये बड़ा कारण है। दूसरा लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। कहीं ना कहीं कैबिनेट का, मंत्रियों का, इस जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है उसमें हाथ होता है। तो कई बार यह भी कारण हो सकता है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल हो, पॉलिटिशियंस नहीं चाहते हो कि वुमेन्स इतनी बड़ी सीजेआई के पोस्ट पर पहुंचे। तीसरा, ऐसा बोला जाता है कि यार वुमेन्स का काम है कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाओ, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा क्या करोगे। क्रिमिनल केसेस में शायद वुमेन्स इतना नहीं अच्छा कर पाएंगी, ये एक हमारी थिंकिंग है, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली बिल्कुल नहीं लगता। वुमेन सब कुछ कर सकती हैं। जब वुमेन हथियार चला सकती हैं, जब वुमेन फाइटर प्लेन्स उड़ा सकती हैं, तो वुमेन क्रिमिनल किसी क्रिमिनल की पैरवी क्यों नहीं कर सकती या फिर एक फैसला क्यों नहीं दे सकती। तो ये फालतू का मुझे लग रहा है पॉइंट है कि लैक ऑफ कि वो क्रिमिनल में नहीं इतना अच्छा कर सकती, सब कर सकती हैं। तो ये लेकिन एक कारण हो सकता है, सोसाइटी हमारी ऐसी ही है। चौथा, 2011 का सेंसस था, उसके अकॉर्डिंग जो वुमेन्स की मीन एज थी, यानी एक एवरेज एज थी शादी की, वो थी 21.2 साल, यानी 21.2 साल पर ज्यादातर वुमेन्स की शादियां हमारे देश में हो जाती है। तो जब जिसकी शादी 21 साल पे हो गई तो शादी के बाद तो काम हमेशा बढ़ता है, ससुराल, खाना संभालो, बच्चा संभालो, और भी अन्य अन्य तरीके की परेशानियां। तो ऐसे कोई कैसे पढ़ाई कर सकता है, काफी सारी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अन्य तरीके की पड़ जाती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों के होंगे कि यार मेल्स भी तो जजमेंट दे रहे हैं, वुमेन चाहिए क्यों। तो कुछ कारण है। कुछ केसेस ऐसे आते हैं हमारे क्रिमिनल में जिसमें शायद वुमेन की एडवाइस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, खासकर जो कुछ फीमेल क्राइम के होते हैं, फीमेल इश्यूज से रिलेटेड कुछ केस होते हैं, मैट्रिमोनियल में कई केसेस आ जाते हैं। तो शायद महिला की परेशानी को महिला ज्यादा अच्छे से समझ सकती है। तो इस वजह से हमको जो हमारी महिलाएं हैं उनका इस जो क्रिमिनल है, जो जुडिशरी का प्रोसेस है, यहां पर करना होगा। जेंडर सेंसिटिविटी हमको बढ़ानी होगी। जेंडर डाइवर्सिटी बहुत है, मेल वर्सेस फीमेल बहुत करा जाता है, इसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। इसके जल्दी से 1 मिनट में सॉल्यूशंस मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन हो सकता है कि मोर अपॉइंटमेंट आप करिए फ्रॉम बार, यानी डायरेक्ट जो लॉयर्स हैं वुमेन्स, उनका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो इन सुप्रीम कोर्ट।
तो शायद वुमेन्स की संख्या बढ़ेगी और आने वाले समय में हमको चीफ जस्टिस मिल सके। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट वाला जो फैसला, जो मैंने आपको तीसरा क्राइटेरिया बताया था स्टार्टिंग में, जिसमें जो कि अभी तक यूज नहीं किया गया, उसको यूज करो। कब तक ऐसे ठंडे बस्ते में डाल रखोगे भाई? उसके अकॉर्डिंग भी जो हमारी सीनियर प्रोफेसर्स हैं उनको भी जजेस बनाओ। वुमेन्स को इस, आप कह लीजिए कि क्राइटेरिया से जुडिशरी में लाया जाए। और वुमेन्स को या सॉलिसिटर जनरल भी बनाना चाहिए, वुमेन्स को अटॉर्नी जनरल भी बनाना चाहिए। एक तरीके से नेचर हमको चेंज करना पड़ेगा। नेचर चेंज होगा तो वुमेन चीफ जस्टिस भी बनेंगी। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, कारण भी बताए, फैक्ट्स भी बताया कि किसमें कितना क्या है, आर्टिकल्स भी मैंने आप लोगों को बताया। पूरा डिटेल्ड वीडियो हो गई, काफी सारा हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने नोट्स भी बनाए हों। तो इस वीडियो को यही करते हैं खत्म। आने वाले समय में एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, तैयार रहिएगा, बहुत बढ़िया सरप्राइज है। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, बहुत जल्दी, लेट नहीं होगा, पक्का करता हूं। बाय, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।